सिंगरौली को मिली 408 करोड़ रुपए की सौगात। सिंगरौली पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 408 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इसमें बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज, माइनिंग कॉलेज और बरगवां में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शामिल है। रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह NCL ग्राउंड बिलौंजी में विशाल जनसभा में शामिल हुए। इस दौरान निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा सिंधिया और प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। सिंगरौली पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकारी योजना के तहत जिले के 25,500 हितग्राहियों को निःशुल्क भूखंड के पट्टे भेंट कर शुभकामनाएं दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे गरीब भाई बहन जिनके पास रहने की जगह नहीं है, उन्हें निःशुल्क प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना में जमीन का पट्टा पति पत्नी के नाम पर होगा, उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। जमीन पूरी तरह से निःशुल्क मिलेगी और भूखंड के साथ बाकी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही नफरत फैला रहे हैं। इनके नेता भारत जोड़ो के नाम पर निकले हैं और नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। ये मोहब्बत के बारे में क्या जाने। राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के सिंगरौली पहुंचे थे, जहां वे मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में सहायता राशि वितरण किया और कई कार्यक्रमों को शिलान्यास भी किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रस्तुत है एक झलकी सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। सिंगरौली में बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज, माइनिंग कॉलेज, रेलवे ओवरब्रिज जो कि बरगवां और पैडन के बीच में है और मध्य प्रदेश की धरती पर 3 करोड़ आयुष्मान कार्ड और गरीब का 5 लाख रुपए तक का इलाज केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा। ये कार्यक्रम नहीं है, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। लाडली लक्ष्मी योजना में लाडली लक्ष्मी 2 आ गई है, जिसमें बेटियां अगर कॉलेज में एडमिशन लेगी तो 12,500 रुपया, अगर वो डिग्री प्राप्त करेगी तो फिर 12,500 रुपया वो बेटियों को प्रदान किए जाएंगे। तो जिंदगी के जितने पहलू हैं जहाँ कष्ट और परेशानी हो सकती थी, वो सब हल करने की कोशिश की है। और एक और क्रांतिकारी काम किया है, वो और मैं सिंगरौली की जनता को बताना चाहता हूँ। कांग्रेस चली गई, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजी हमारे सिर पे लाद दी। उच्च शिक्षा कायम होगी, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की कायम होगी, अंग्रेजी में होगी। अब मेरे बहनों और भाइयों बताओ, गरीब का और किसान का बेटा बेटी अंग्रेजी जानता है क्या? अरे जोर से बताओ, जानता है क्या? नहीं जानता। ये षड्यंत्र था कि अगर हिंदी में हो गई तो गरीब के बच्चे भी आगे बढ़ जाएंगे। अंग्रेजी लाद दो ताकि बड़े बड़े लोगों के बेटा बेटी बड़े पदों पर काबिज हो और गरीब और किसान के बेटा बेटी, मध्यम वर्गीय के बेटा बेटी रह जाएं। ये षड्यंत्र था। अपनी मातृभाषा, अंग्रेजी कोई योग्यता का प्रमाण नहीं है। योग्यता किसी भी भाषा में हो सकती है और इसलिए अंग्रेजी न जानने के कारण हमारे कई बच्चे पीछे रह जाते थे। पिछले साल मेडिकल कॉलेज में एक बेटे का एडमिशन हुआ, साल भर में ही पढ़ाई छोड़ दी। इनका बात क्या है बेटा? बोले मामा अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता क्या है, तो समझ में नहीं आता, तो मैं तो छोड़ के बाहर आ गया। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री ने तय किया हमारी नई शिक्षा नीति में और मध्य प्रदेश ने तय किया मध्य प्रदेश में कि मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हो चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई हो, जितने भी विषयों की पढ़ाई होगी मध्य प्रदेश की धरती में हिंदी में करवाई जाएगी। हिंदी में बोलो, होना चाहिए कि नहीं हिंदी में? अब हिंदी में पढ़ेंगे तो धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे रे। गरीब और किसान के बेटा बेटी भी आगे आएंगे, मध्यम वर्गीय बेटा बेटी भी आगे आएंगे।
एक पूरा सामाजिक परिवर्तन जनता के पक्ष में हो, उसका अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरे बहनों और भाइयों चलाया है। हमारे किसान भाई, कांग्रेस झूठ बोलती रहती, कर्जा माफ, बेरोजगारी भत्ता, सिंगरौली के बेरोजगार नौजवानों, ये कमलनाथ फिर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, रोजगार दे दूंगा, बेरोजगारी भत्ता दे दूंगा। 1.25 साल जब इनकी सरकार आई थी, किसी को बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? एक थैला नहीं दिया। लेकिन किसानों को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 6,000 रुपए हर साल देने का फैसला किया। और किसानों के मोदी जी के साथ साथ मैंने भी सोचा कि चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया शिवराज, 4,000 तू भी डाल रहे तो 6,000 प्रधानमंत्री जी देते हैं, 4,000 मैं डालता हूं। गरीब किसान हो चाहे कोई भी किसान हो, 10,000 रुपया हर साल मिल रहे हैं। लगातार कई वर्षों से मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह जी चौहान अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वह कैसा काम कर रहे हैं यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी विधानसभा का चुनाव होता है, इस मध्य प्रदेश की जनता अपने आप उन्हें सर्टिफिकेट देती है, एक अच्छा काम करने की सर्टिफिकेट देती है और बराबर वह विजय हासिल करते हैं। उनके बारे में मैं जितना भी कहूं, जमीन से जुड़कर काम करने वाला कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान आज से नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में जब युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, तब से मैं शिवराज सिंह जी चौहान को मेरे बहनों भाइयों देख रहा हूं। यदि मैं कहूं जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, वैसे ही हमारे शिवराज सिंह जी चौहान, इन लोगों की सरकार पूरी तरह से गरीबों के कल्याण के प्रति समर्पित है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। जो भी योजनाएं चाहे हमारे प्रधानमंत्री चलाते हों, राज्य में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चलाते हों, मैं देखता हूं हर योजना का केंद्र बिंदु यदि कोई होता है इस राज्य का अथवा इस देश का, गरीब व्यक्ति होता है। गरीबों का कल्याण, बहनों भाइयों, जहां हमारी यह प्रतिबद्धता है, गरीबों का कल्याण यह हमारी प्रेरणा है, गरीबों का कल्याण यह हम सबके जीवन का एक मंत्र है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जो भी कदम उठाए हैं, बहुत विस्तार में जाकर यहां पर इसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। क्या कभी किसी ने सोचा था ऐसा भी प्रधानमंत्री इस देश में आएगा कि इस हिंदुस्तान में वह यह संकल्प ले कि 2024 समाप्त होते होते हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि एक व्यक्ति भी, एक परिवार भी शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए। एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिसको पीने के लिए घर में पानी न मुहैया हो जाए। एक परिवार भी ऐसा शेष नहीं बचेगा जिस परिवार की माताएं बहनें लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर वो अपना भोजन नहीं पकाएंगी, बल्कि गैस सिलेंडर के माध्यम से अपना भोजन पकाएंगी। इसकी क्या कभी किसी ने कल्पना की थी? कई कदम उठाए। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उसे लागू कर दिया। यदि कोई बीमार हो जाता है तो मेरे बहनों भाइयों 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। और ये 1 साल में यदि उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है तो अगले वर्ष भी 5 लाख रुपए का उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में इस प्रकार की योजना बहनों भाइयों देखने को आपको नहीं मिलेगी। कई ऐसे अद्भुत कार्य हमारी सरकार ने किए हैं बहनों भाइयों, जो कुछ भी कहा जाए इसके बारे में वह कम है। आज ऊर्जा की राजधानी इस सिंगरौली में हम यहां पर मौजूद हैं। हितग्राही सम्मेलन यह हो रहा है। लगभग 27,000 से अधिक परिवारों को आज शिवराज जी ने भूमि आवंटित किया है। यदि यहां के मुख्यमंत्री शिवराज जी की गरीबों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता न होती तो मैं समझता हूं कि यह पुनीत कार्य वह किसी भी सूरत में न करते। तरह तरह के प्रलोभन देकर नेताओं ने जनता का समर्थन हासिल किया है बहनों भाइयों। इधर उधर के वादे करके लोगों का जनता उन्होंने समर्थन हासिल किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है बहनों भाइयों, जो कहती है उसे करके दिखाती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे घोषणा पत्रों को, के पन्नों को पलटकर यदि कोई देखे, ये देखेगा
चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में जो भी बातें करते हैं, हम जो भी वादे करते हैं, अक्षरशः हम अपने वादे को पूरा करते हैं मेरे बहनों भाई। हमारे कृति और कथन, हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। आजाद भारत के इतिहास में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया बहनों भाइयों। और भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय जो कुछ भी कहा था उस वादे को पूरा नहीं किया। हमारे घोषणा पत्रों को उठाकर आप देखिए, जब जो कहा सब किया। आज शिवराज सिंह जी चौहान ने 4,000 रुपया किसानों के खाते में डाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष हर किसान के खाते में 6,000 रुपया जमा कर रहे हैं। वहीं पर हमारे यहाँ के शिवराज सिंह चौहान जैसा मुख्यमंत्री है जिसने फैसला किया 6,000 तो हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, तो 4,000 में मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को प्रतिवर्ष मैं अतिरिक्त मुहैया कराऊंगा। क्या यह छोटी बात है? इससे बड़ी और संवेदनशीलता किसी मुख्यमंत्री की क्या हो सकती है? बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। एक बार राजीव गांधी ने चिंता व्यक्त करते हुए यह कहा था, क्या करें, हम ऊपर से 100 पैसा भेजते हैं लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते 14 पैसा बामुश्किल लोगों की जेबों में पहुंच पाता है, लोगों तक पहुंच पाता है। यह चिंता उन्होंने व्यक्त की थी। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वह करिश्मा करके दिखाया है बहनों भाइयों। आज यदि 100 रुपया दिल्ली के बैंक के खातों से चलता है तो 100 का 100 पैसा, 100 का 100 रुपया आपके खाते में पहुंचता है। भ्रष्टाचार को भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को कम करना है तो भाषण से भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। भ्रष्टाचार को यदि समाप्त करना है, भ्रष्टाचार को कम करना है तो सिस्टम में, व्यवस्था में बदलाव लाकर ही भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है अथवा भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। इस दृष्टि से आजाद भारत में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने कदम उठाया है, उस प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी। बहनों भाइयों, यह कोई हमारी छोटी उपलब्धि नहीं है। फैसला किया है हमारी सरकार ने, हिंदुस्तान का एक भी जिला शेष नहीं बचेगा जिस जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज न खुल जाए। हर राज्य में जितने एम्स थे, हर राज्यों में बड़ी संख्या में नए नए एम्स खुलते जा रहे हैं। और आज तक आपको जानकर खुशी होगी कि 648 मेडिकल कॉलेज भारत में अतिरिक्त बनकर तैयार हो गए। क्या यह कोई छोटी उपलब्धि है? और इन्होंने जिस कॉलेज की बात अभी यहां पर की है, शासकीय माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज सिंगरौली, मैं शिवराज सिंह जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके सिंगरौली के शासकीय माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज के जो छात्र निकलेंगे वह केवल सिंगरौली के माइनिंग में काम नहीं करेंगे, यहां के ही ऊर्जा क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, बल्कि सारे हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में जाकर अपनी भूमिका निभाएंगे और दुनिया के दूसरे देशों में भी एक्सपर्ट बनकर वह जाएंगे और वहां के लोगों को भी अन्य प्रकार की तकनीकी सहायता भी वह मुहैया कराएंगे। यह काम शिवराज सिंह जी, आपने कोई छोटा काम नहीं किया है, बड़ा काम आपने किया है और इसके लिए मैं सचमुच आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। मेडिकल कॉलेज भी सिंगरौली में खोल लें, यह सब कोई छोटी बातें नहीं है बहनों भाई। और मैं खदान आवंटन की प्रक्रिया को हमारी सरकार ने पारदर्शी बनाया है। बहनों भाइयों, पहले खदान को लेकर भ्रष्टाचार होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं होता था? लेकिन अब कोई मां का लाल खदान के आवंटन के मामले में भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। बहनों भाइयों, ऐसी सरकार बनी है। जहां तक सड़कों के निर्माण का प्रश्न है, पहले बामुश्किल इस देश में प्रतिदिन 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होता था। आज जब से हम लोगों की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी है बहनों भाइयों,
हिंदुस्तान में प्रतिदिन 37 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है। यह करिश्मा यदि कोई सरकार कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार कर सकती है। कई ऐसी योजनाएं हैं। मोबाइल का जहां तक सवाल है, बहनों भाइयों, मोबाइल 2014 में 92%, 100 में 92 मोबाइल दुनिया के दूसरे देशों से भारत में आते थे। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि आप जो मोबाइल का प्रयोग करते हैं उसमें 97% मोबाइल अब कहीं बनते हैं तो भारत की धरती पर बनते हैं, भारतवासियों के हाथों से बनते हैं। बहनों भाइयों, यह करिश्मा यहां पर हुआ है। कार बनाने के मामले में, कार मैन्युफैक्चरिंग के मामले में जो भारत दुनिया में बहुत पीछे था, जापान जिसमें आगे माना जाता था, जापान को भी पछाड़कर आज भारत दुनिया के 3 देशों में आकर खड़ा हो गया है यहां पर कि सबसे अधिक कार का निर्माण होता है। स्टील बनाने के मामले में भी हमारा यह भारत दुनिया के दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है। और डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय का जहां तक सवाल है, मेरे बहनों भाइयों, पहले हमको हथियार, गोले, बारूद, मिसाइल, बंदूक, यह सब यदि हमको मंगाने होते थे, पैटर्न टैंक, हम दुनिया के दूसरे देशों से उसे हम आयात करते थे, उसे मंगाते थे। लेकिन अब हम लोगों ने फैसला किया है कि अब दुनिया के दूसरे देशों से यह सब सामान आयात नहीं करेंगे, बल्कि सारे यह रक्षा से जुड़े हुए हथियार, मिसाइल, बम, गोले, एमिनिशन भारत की धरती पर बनेंगे और भारतवासियों के हाथों से बनेंगे और सारी दुनिया के लिए भी बनेंगे। रक्षा के मामले में भी हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यह सब सारे बड़े बड़े काम हमारी सरकार ने किए हैं। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने किए हैं। और जिस समय 2014 में हम लोगों की सरकार बनती थी तो हमारा भारत दुनिया के जो 10 देश थे, उन 10 देशों में अर्थव्यवस्था यानी जिसे कहते हैं धन दौलत के मामले में दुनिया के 10 देशों में था, 10वें नंबर पर था धन दौलत के मामले में दुनिया में। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी कि 8 वर्षों के अंदर ही वह करिश्मा यह भारत के अंदर हो गया कि आज हमारा देश दुनिया के 10वें नंबर पर नहीं है बल्कि दुनिया के देशों के 5वें नंबर पर पहुंच गया है। बहनों भाइयों, यह है हमारा भारत। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, और यह मैं ही नहीं कह रहा हूं बल्कि दुनिया के अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि 2027 समाप्त होते होते यह भारत धन दौलत के मामले में यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के 3 देशों में आकर खड़ा हो जाएगा, यानी अमेरिका, चीन और उसके बाद यदि कोई देश होगा तो वह भारत होगा। बहनों भाइयों, भारत होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितना मुझे अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी है, ऐसे ही यदि भारत आगे बढ़ता रहा तो 2047 आते आते धन दौलत के मामले में यानी दुनिया का सबसे धनवान देश यदि कोई गिना जाएगा तो हमारा और आपका देश यह भारत गिना जाएगा। मेरे बहनों भाई, अभी हमारे शिवराज सिंह जी से चर्चा कर रहे थे रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है। बहनों भाइयों, हमारे यूक्रेन में जो भारत के 22,000 से अधिक बच्चे फंसे हुए थे, उनके माता पिता यहां शोर मचा रहे थे कि हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं, कभी भी उनके जान के ऊपर संकट आ सकती है। भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को जल्दी से उन्हें बाहर लाना चाहिए। आसान काम नहीं था। दुनिया के कई देशों के बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे। रूस भी कोई कमजोर देश नहीं है। रूस के साथ यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी। दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जिस काम को नहीं कर पाया, उस काम को यदि किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहनों भाई, आप ये कहेंगे कि मोदी जी ने कौन सा करिश्मा कर दिया? उन्होंने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से भी बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से भी बात की। तीनों से बात किया और दुनिया का कोई नेता नहीं कर सकता था।
बात किया और थोड़ी देर के लिए युद्ध रोक दिया गया और हमारे सारे भारतवासी बच्चे भारत वापस आ गए। यह है भारत। दुनिया में भारत की हैसियत बढ़ी है। दुनिया की नजरों में अब हमारा भारत यह कमजोर भारत नहीं रहा है। दुनिया के नजरों में मेरे बहनों भाइयों, हमारा भारत अब यह ताकतवर भारत बन गया है। ऐसा नहीं है कि जो चाहे भारत को आंख दिखाकर निकल जाए। लेकिन हमारे कांग्रेस के नेता लोग भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे भारत के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर भी वह सवालिया निशान लगाने की जरूरत करते हैं। बहनों भाइयों, जो हमारा सेना का जवान हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करता है अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर, क्या क्या बातें कांग्रेस के नेताओं ने की हैं। और एक नेता जो इसमें भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए बहने, जैसे पता नहीं क्या हो गया उनको। देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं खुलकर नहीं बतलाऊंगा, लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूं बहनों भाइयों, जो भी इस बार युद्ध हुआ है चाहे भारत चीन के साथ, उसमें जिस शौर्य पराक्रम का परिचय हमारी सेना के जवानों ने दिया है बहनों भाइयों, यदि मैं उसकी चर्चा किसी के सामने मैं कर दूं, सबका सीना चौड़ा हो जाएगा हर भारतीय का। बहनों भाइयों, वह करिश्माई काम किया है। और मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूंगा, एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाकर भारत के सेना के जवानों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा है, जो चाहे वह आंख दिखाकर निकल जाए, वैसा भारत नहीं है। भारत अब बदल चुका है मेरे बहनों भाइयों, आप यकीन रखना। और अब तक जिस शौर्य पराक्रम का परिचय हमारे जवानों ने दिया है, अद्भुत है। लेकिन बार बार उस सेना के बारे में इधर उधर की बातें की जाती हैं। मेरी समझ में नहीं आता क्या हो गया है इन लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय जगत में, सारी दुनिया में भारत का कद ऊंचा हुआ है मेरे बहनों भाइयों। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आप यहां के लोग भी यदि दुनिया के दूसरे देशों में रहते होंगे, आप उनसे पूछिए कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे, बोल कर गए हैं, क्या यह सच है कि नहीं है। पहले भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती थी। अब भारत बोल रहा है, कमजोर देश है, जो सुनना चाहिए उसको भी लोग अनसुना कर देते थे। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की वह हैसियत बनी है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि कुछ भारत बोलता है मेरे बहने भाइयों, तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बड़ी है। आज उस भारत के बारे में भी अनाप शनाप की बातें। और एक कांग्रेस के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग जानते होंगे, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। बहनों भाइयों, भारत हमारा टूट रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे पीछे के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारा भारत टूट रहा है? इधर के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या टूट रहा है? वो भारत जोड़ने के लिए निकले। भारत को टूटना था तो एक बार टूट चुका, 1947 में ही टूट चुका। भारत माता के दो टुकड़े हो गए, भारत पाकिस्तान बन गया। बहनों भाइयों, उस समय भी हमारे जो नेता थे, उनके दिल की यह हसरत थी, उनकी भी यह अलग थी, भारत टूटना नहीं चाहिए। लेकिन हो गया, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, किन परिस्थितियों में हुआ है। और आज राहुल गांधी चारों तरफ घूम घूम कर कह रहे हैं हिंदुस्तान में नफरत ही नफरत चारों तरफ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में नफरत पैदा करने का काम कौन कर रहा है? क्या सारे देश में मोदी जी लोगों के बीच नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी लोगों के बीच नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं? मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहता हूं बहनों भाइयों,
क्या यह नेता लोगों के बीच नफरत पैदा कर रहे हैं? कहां उनको नफरत दिखाई देता? सारी दुनिया में या कांग्रेस के लोग भारत को बदनाम कर रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, इसका उन्हें जवाब दिया जाना चाहिए। सारी दुनिया में भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में नफरत ही नफरत है। जिस भारत की इज्जत सारी दुनिया में बढ़ी है, जिस भारत ने, और दुनिया का इकलौता देश हमारा यह भारत है बहनों भाइयों, कि भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, यदि दुनिया को कहीं से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत की धरती से गया है मेरे बहनों भाई। और उस भारत को बदनाम किया जा रहा है कि भारत में नफरत ही नफरत है। राहुल जी, आपको हो क्या गया है? मोदी जी नफरत पैदा कर रहे हैं। नफरत पैदा करके आप पुनः सत्ता हासिल करना चाहते हैं। नफरत पैदा करके सत्ता नहीं हासिल की जा सकती है। यदि सत्ता हासिल की जा सकती है तो बहनों भाइयों, जनता का विश्वास प्राप्त करके, जनता की मोहब्बत हासिल करके ही प्राप्त की जा सकती है। जैसे हमारे शिवराज सिंह जी यहां मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। इधर उधर की बातें जो मन आता है वह बोलते रहते हैं। बहनों भाइयों, हमारे भारत ने कभी भी जाति, पंथ, मजहब इस आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया। जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुआ है सभी भाई भाई हैं। भारत को जो आजादी हासिल हुई है उसमें अपना बलिदान देने का काम हर धर्म के लोगों ने किया है। चाहे वह चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह हो, चाहे खुदीराम बोस हो, चाहे अशफाक उल्लाह खां हो। क्या दीवानगी थी। 26 साल की जवानी चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों की रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। वहीं हम अशफाक उल्लाह खां को भी नहीं भूल सकते। 21 साल की जवानी थी, मां कहती थी बेटा अशफाक उल्लाह शादी कर ले, बहू ला, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरी देखभाल करेगी, मेरी परवरिश करेगी। लेकिन अशफाक उल्लाह के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुरा कर वह अपनी मां के आग्रह को टाल देता। जब अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में अशफाक उल्लाह को फांसी की सजा हो गई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाक उल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है, ताकि तुम्हारी अंतिम मुराद का संदेश मैं तुम्हारी मां तक पहुंचा दूं। अशफाक उल्लाह खां ने कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाक उल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, अपनी निकाह करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या अशफाक उल्लाह तुम पागल हो गए हो? कहां है वह लड़की जिस लड़की के साथ फांसी के तख्त पर खड़े होकर तुम शादी रचाने जा रहे हो? बहादुर अशफाक उल्लाह खां ने कहा था, मेरे बहनों भाइयों, क्या मजिस्ट्रेट, पागल मैं नहीं हो गया हूं, अंधे तुम हो गए हो। क्या तुझे दिखाई नहीं देता है मेरी आंखों के सामने यह जो फांसी का फंदा है, यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी रचाने जा रहा हूं। मैं राहुल जी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, नफरत की बात करके हिंदुस्तान की छवि को दुनिया में खराब मत करिए। आप नफरत करके नफरत पैदा कर रहे हैं। आप दुनिया के लोगों के बीच जाकर, आप भारत के लोगों के बीच जाकर मोदी जी के प्रति नफरत पैदा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति नफरत पैदा करते हैं। किसके प्रति नफरत पैदा करते हैं? देश इस सवाल का जवाब चाहता है।
लेकिन सारी दुनिया में तो यही छवि बन रही है कि भारत में नफरत ही नफरत है, और कहते हैं कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत बेचने के लिए निकला हूं। बहनों भाइयों, कुछ मोहब्बत आपको भी मिली है उनकी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने कुछ मोहब्बत दिया है कि नहीं दिया? बताइए। अब मोहब्बत के बारे में वो क्या जाने? बहनों भाइयों, ध्यान रखना चाहिए। मैं राहुल जी को भी कहना चाहूंगा, कांग्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहूंगा, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। भारत की प्रतिष्ठा, भारत की आन बान शान के साथ राहुल गांधी जी खिलवाड़ मत करो। भारत आगे बढ़ रहा है, सहयोग कर सकते हो आप सहयोग करो, नहीं कर सकते हो आप चुप्पी साध कर बैठ जाओ। भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में बदनाम करने की कोशिश मत करो। बहनों भाइयों, बातें बहुत सारी सी हैं, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वो करती है, चाहे उसके लिए हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, हम लोग किसी भी सूरत में नहीं पैदा होने देंगे। और देश का रक्षा मंत्री होने के नाते भी मैं कहना चाहता हूं, आप स्वस्थ रहिएगा। देश की सीमाओं पर यदि बुरी नजर डालने की कोई कोशिश करेगा तो भारत के अंदर वह ताकत है कि उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, यकीन रखना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि खुलकर की ही नहीं जा सकती। सचमुच मुझे अपने सेना के जवानों पर बहुत ही फक्र है मेरे बहनों भाई। और इस तरीके से बेबुनियाद अनर्गल बातें करने वालों को जनता निश्चित रूप से जवाब देगी, मुझे पूरा यकीन है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज इस कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का अवसर हमारे यहां के मुख्यमंत्री, हमारे छोटे भाई श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने यह अवसर मुझे दिया है। बहनों भाइयों, शिवराज सिंह जी के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, बच्चा बच्चा अच्छी तरह परिचित है। सादगी, सरलता, सभी से प्यार करना, सभी की समस्याओं का निराकरण करने के लिए भरपूर ईमानदारी से कोशिश करना, यह उनकी प्रकृति है, यह उनका स्वभाव है। और इसीलिए लगातार इतने लंबे समय तक वह बराबर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। बीच में थोड़ा सा आप लोगों ने गड़बड़ कर दिया था, लेकिन मैं समझता हूं कि आगे उसकी भरपाई निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता करेगी। मुझे पूरा विश्वास है उसकी भरपाई करेगी, क्योंकि जो हम लोगों के विरोधी हैं उनको देख लिया आपने, वो क्या क्या करते हैं। और आज जो कुछ भी शिवराज सिंह जी आपने, आपकी सरकार ने किया है, उसके लिए मैं पुनः आपको हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत ही पुण्य कार्य आपने किया है। जिनके पास जमीन नहीं, ऐसे 25,500 से अधिक लोगों को जमीन आवंटित कर दिया मुफ्त में। मैं आज जब आवंटित कर रहा था वह सर्टिफिकेट, जमीन जिनको मिली है जो उनको आवंटित कर रहा था, बहनों भाइयों, उनके चेहरे की मुस्कान, उनके परिवार के सदस्यों के चेहरे की मुस्कान देखने बनती थी। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसे देखकर भावुक हो उठेगा। यह लग रहा था कि अपने दिल से वह आशीर्वाद दे रहे हैं। लोक कल्याणकारी सरकार इसे ही कहते हैं। और यह काम शिवराज सिंह जी की प्रकृति में है, उनके स्वभाव में है, बराबर करते रहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि
आप सबका समर्थन, आप सबका विश्वास सदैव उन्हें मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ इतनी बड़ी संख्या में आप सब मौजूद हैं, इतनी देर से बैठे हुए हैं, जो आपने धैर्य का परिचय दिया है, इसके लिए पुनः एक बार शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं और इसी के साथ अपना निवेदन भी समाप्त करता हूं।